हेलो एवरीवन, तेज सिविल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। लास्ट वीडियो में हम करंट अफेयर्स पढ़ रहे थे, आज भी हम करंट अफेयर ही पढ़ने वाले हैं। ये हमारी 6th क्लास है जिसमें हम स्कीम्स पढ़ेंगे। ये जनवरी से मार्च तक का करंट अफेयर है। जनवरी से मार्च 2024 का करंट अफेयर है। एक एक करके हम सारी स्कीम्स देख लेते हैं। ये वाला जो पार्ट है इसको मैंने 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया है, क्योंकि एक ही क्लास में अगर हम सारी स्कीम्स पढ़ेंगे तो वो बहुत लंबी क्लास हो जाएगी, इसलिए मैंने इसको सेग्रीगेट कर दिया है। पहली जो न्यूज है वो मनरेगा से संबंधित है। ठीक है, तो मनरेगा में अभी देखो, मनरेगा श्रमिकों के लिए आधार आधारित भुगतान प्रणाली अनिवार्य हो गई है। तो हमें ये पता होना चाहिए कि ये जो मनरेगा स्कीम है ये क्या है, कब शुरू हुई। ठीक है, तो एमजी नरेगा ये स्कीम 2000, देखो एमजीएस आएगा यहाँ पे, मनरेगा स्कीम है वो 2005 में शुरू हुई। 2006 में एक्ट के द्वारा इसे गारंटी दी गई कि 100 डेज का जो वर्क है वो आपको गारंटीड दिया जाएगा। देखो यहाँ पर जो 100 डेज का वर्क है, मैनुअल वर्क होता है ये। अगर कोई कैलेमिटी होती है, ड्रॉट कंडीशंस हो जाती हैं, या कोई ट्राइबल एरिया है, तो ऐसे में 50 डे का एक्स्ट्रा वर्क मांगा जा सकता है। अब देखो ये जो 100 डेज का वर्क है, जब भी कभी डिमांड की जाती है तो ये विद इन 15 डेज अवेलेबल करवाना पड़ता है। अडल्ट मेंबर्स जो हैं घर के, एवरी हाउस होल्ड, ये वर्ड्स ध्यान में रखने हैं आपको। एवरी हाउस होल्ड जो अडल्ट हैं, यानी कि जिनकी एज 18 प्लस है, ऐसे व्यक्ति घर में, और जो मैनुअल वर्क करना चाहते हो, मैनुअल और अनस्किल्ड वर्क, अगर वो इसके इच्छुक हैं तो उन्हें 100 दिन का यानी 100 दिन का रोजगार प्रदान किया जाता है। अगर कैलेमिटी हो जाए, ड्रॉट कंडीशन हो, ट्राइबल एरिया हो, तो उसमें 50 दिन का एक्स्ट्रा वर्क भी लिया जा सकता है। एवरी हाउस होल्ड है। अब देखो, अगर 15 दिन में ये काम नहीं मिला तो फिर क्या होगा? अगर 15 दिन के अंदर काम नहीं मिला तो उसे अलाउंस दिया जाएगा। और ये अलाउंस देगा कौन? देखो ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है जिसमें सेंटर और स्टेट 60-40 का रेशो है। ये सेंटर का है और 40 स्टेट का है। लेकिन अगर ये 15 दिन में काम प्रोवाइड नहीं करवाया गया तो ये जो अलाउंस है ये स्टेट गवर्नमेंट को देना पड़ेगा। किसको देना पड़ेगा? स्टेट गवर्नमेंट को। नॉर्मली जो वेजेस दी जाती है वो 60-40 के रेशो में रहती है। ये वेजेस किसके बेसिस पर होती है? मिनिमम वेजेस एक्ट 1948, इसके आधार पर वेजेस डिसाइड की जाती है। ये आपको ईयर याद रख लेना है। मिनिमम वेजेस एक्ट कब आया था? 1948। इसके अलावा इसमें कुछ और कंडीशंस भी हैं कि 1/3 जो है वो महिलाएं होनी चाहिए। जितने भी लोगों को काम दिया जाएगा उसमें 1/3 महिलाएं अनिवार्य हैं। दूसरा, वहां पर मेडिकल फैसिलिटी होना जरूरी है। मेडिकल फैसिलिटी का यहां पर मतलब है फर्स्ट एड, ड्रिंकिंग वाटर हो, वहां पे शेल्टर हो ताकि लोग वहां रेस्ट करें या खाना खाएं तो बैठ सके। इसके अलावा कुछ और प्रावधान, जैसे 5 किलोमीटर के दायरे में अगर काम नहीं मिलता है तो उसके बाद जितनी भी किलोमीटर आगे बढ़ाया जाता है तो उस हिसाब से ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस में मिलेंगे। ठीक है, इसका ऑडिट है, सोशल ऑडिट करवाया जाता है और ये ऑडिट करती है ग्राम सभा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। मनरेगा का सोशल ऑडिट कौन करती है? ग्राम सभा। तो ये रिलेटेड कुछ न्यूज थी। नेक्स्ट जो हमारी न्यूज है वो है सुकन्या समृद्धि योजना। देखो, एक बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कैंपेन चला था 2015 में। इसी कैंपेन के तहत सुकन्या समृद्धि योजना शुरू की गई, जिसमें हर घर में या किसी भी घर में
मैक्सिमम 2 लड़कियों के लिए ये सुविधा है, यानी ये योजना जो है 2 लड़कियों के लिए है। इसमें अगर कोई ट्विंस हैं या ट्रिपलेट्स हैं तो उनके लिए अपवाद है। ठीक है, अब ये 21 साल तक के लिए है। अगर कोई भी लड़की जिसकी एज अभी 10 साल या उससे कम है वो इसमें उसका खाता खोला जा सकता है। और यहाँ पर जो मिनिमम इंस्टॉलमेंट जो देनी होंगी वो 250 रुपए से लेकर 1.5 लाख रुपए तक की इंस्टॉलमेंट हम दे सकते हैं। ये जो अमाउंट है इसके ऊपर जो हमें इंटरेस्ट मिलेगा वो 8.2% की रेट से मिलेगा। ये इंटरेस्ट है एनुअली कंपाउंड होगा, यानी ये कंपाउंड इंटरेस्ट है, एनुअली कंपाउंडेड होगा। अगर कोई लड़की 21 साल के बाद भी इस अकाउंट को कंटिन्यू रखती है तो ये इंटरेस्ट मिलता रहेगा और ये अकाउंट ट्रांसफरेबल भी है, इसको ट्रांसफर भी किया जा सकता है। ठीक है, लेकिन एक से ज्यादा अकाउंट नहीं खोल सकते। ऐसा नहीं कर सकते कि एक अकाउंट एसबीआई में खोल लिया, एक पीएनबी में खोल लिया और दोनों में अलग अलग हम इंस्टॉलमेंट जमा करवा रहे हैं। एक ही खाता खोल सकते हैं एक लड़की के लिए। अब ये जो अमाउंट होगा टोटल, तो इस अमाउंट का जब वो 18 इयर्स की हो जाएगी तो अपनी हायर एजुकेशन के लिए इसका 50% पैसा विड्रॉ कर सकती है। उसके बाद जब 21 इयर्स की हो जाएगी तब ये 100% विड्रॉ किया जा सकता है और अगर नहीं करना चाहे तो ये इंटरेस्ट रेट है वो जारी रहेगी। ठीक है, अगली जो स्कीम है वो है सागर परिक्रमा। सागर परिक्रमा है तो ये मेनली फिशरीज से रिलेटेड है। अभी ये परिक्रमा यानी ये जो यात्रा है ये मांडवी गुजरात से स्टार्ट की गई थी। हमें नॉर्मली ये याद रखना है कि जो फिशरी प्रोडक्शन है उसमें इनलैंड फिशरी में इंडिया फर्स्ट नंबर पर है। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। इनलैंड फिशरी का मतलब है कि जैसे छोटे छोटे तालाब हैं, झीलें हैं, उनमें जो फिशरी प्रोडक्शन होता है उसमें इंडिया फर्स्ट नंबर पर है। ठीक है, डीप ओशन मिशन है, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज, ये मिनिस्ट्री याद रखनी है, ये भी फिशरी से ही रिलेटेड है। नेक्स्ट है स्वामित्व योजना। स्वामित्व योजना, इसको अभी अवार्ड मिला है सार्वजनिक नीति संवाद 2024 के दौरान सर्वश्रेष्ठ नवाचार का पुरस्कार। इससे पहले भी इसे नेशनल अवार्ड मिल चुका है ई गवर्नेंस के लिए। नेशनल अवार्ड मिल चुका है ई गवर्नेंस के लिए। ये है क्या? सर्वे ऑफ विलेजेस आबादी एंड मैपिंग improvised technology in village areas। ठीक है, ये जो स्कीम है ये मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज की स्कीम है। किसकी है? मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज। ये जो स्कीम है इसके अंदर होता क्या है कि जो भी विलेजेस हैं, गांव में जो छोटे छोटे जमीन के टुकड़े हैं, गांव में जिनके लोगों के घर बने हुए प्लॉट हैं, जो लाल डोरा के अंदर आते हैं, लाल डोरा के अंदर जो गांव के छोटे छोटे प्लॉट्स आते हैं, उन प्लॉट्स में इनको राइट्स दिया जाएगा, पट्टे बना दिए जाएंगे कि ये आपके मकान है और ये आपका मकान। जैसे अभी क्या होता है शहरों में तो इस तरह से सुविधाएं हैं कि वह मकान नंबर होता है, वो जमीन है वो किसी पर्टिकुलर व्यक्ति के नाम होती है, लेकिन शहरों में गांव में अभी ऐसी सुविधाएं नहीं है। उसके लिए हमने ये योजना चलाई है। ठीक है, तो ये आपको मिनिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद रखनी है, मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज, क्योंकि यहाँ पर जो स्वामित्व स्कीम है इसमें कई बार मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट भी दे देता है, तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि रूरल डेवलपमेंट आएगा या पंचायती राज, क्योंकि बाकी दो ऑप्शन तो हम इजीली एलिमिनेट कर देंगे। तो ये आपको याद रखना है।
नेक्स्ट न्यूज है अमृत भारत स्टेशन योजना। अमृत भारत स्टेशन योजना ये फरवरी 2023 में शुरू की गई। इसके अंतर्गत क्या किया जाएगा, जो भी स्टेशन चूज किए जाएंगे इस योजना के अंतर्गत, उन स्टेशन पर मॉडर्न एमिनिटीज प्रोवाइड करवाई जाएंगी, जैसे वाईफाई की सुविधा है, वहां पे जो वेटिंग हॉल्स है उनमें बहुत अच्छी सुविधाएं दी जाएं, एसी की सुविधा हो गई वहां पर, और इस तरह की सुविधाएं। अब इसमें क्या किया गया है कि जो कल्चरल हेरिटेज है उसको ध्यान में रखते हुए इनको डिजाइन किया जाएगा। जैसे राजस्थान की बात करें तो हवा महल, आमेर का फोर्ट, आमेर का जो किला है, इनको थीम बनाते हुए स्टेशन को डेवलप करना। तो हम थोड़े बैकग्राउंड देख लेते हैं रेलवे का। ये मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे का ही इनिशिएटिव है, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे। रेलवे जो नेटवर्क है इंडिया का, रेलवे नेटवर्क वो वर्ल्ड का 4th लार्जेस्ट नेटवर्क है। किसके बाद? यूएसए, चाइना और रशिया। इन तीनों के बाद चौथा सबसे बड़ा रेलवे नेटवर्क है। रेलवे की शुरुआत कब हुई भारत में? भारत में रेलवे की शुरुआत हुई 16 अप्रैल 1853 को। 16 अप्रैल 1853, लॉर्ड डलहौजी उस समय वाइसराय थे। ठीक है, चली कहां से कहां तक थी? मुंबई से थाने। कहां से कहां तक? मुंबई से थाने। तो ये कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स थे। नेक्स्ट है, पीएम मोदी ने भारत के सबसे लंबे समुद्री पुल मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक का उद्घाटन किया। लॉन्गेस्ट ओशियन ब्रिज, लंबाई कितनी है इसकी? अगर लगभग में पूछे तो 22 किलोमीटर, एग्जैक्ट पूछे तो 21.8 किलोमीटर। कितनी है? 21.8 किलोमीटर। इससे पहले जो लॉन्गेस्ट रिवर ब्रिज था वो था 9.15 किलोमीटर, भूपेन हजारिका ब्रिज, ब्रह्मपुत्रा नदी पर था ये। है अभी भी, लेकिन ये अब लॉन्गेस्ट नहीं रहा असम में। अभी आपसे इंडिया का लॉन्गेस्ट ओशन ब्रिज पूछा जाए तो उसका नाम है अटल सेतु। कितनी लंबाई है इसकी? 21.8 किलोमीटर। इससे पहले जो था वो भूपेन हजारिका ब्रिज था ब्रह्मपुत्रा रिवर पर असम में, उसकी लंबाई थी 9.15, यानी है ये, लेकिन अब ये फर्स्ट नहीं रहा, लॉन्गेस्ट नहीं रहा। ये कहां से कहां तक है? मुंबई से नवी मुंबई। ठीक है, मुंबई से नई मुंबई। तो ये कुछ रिलेटेड फैक्ट्स थे इससे। और रैंकिंग में ये लॉन्गेस्ट है, वर्ल्ड में पूछा जाए तो 12th लॉन्गेस्ट। इसका जो फाइनेंशियल सपोर्ट है वो किया है जीका ने। देखो ज्यादातर जो अपने जो प्रोजेक्ट्स है उनमें या तो जीका फंडिंग करता है या वर्ल्ड बैंक करता है। तो यहां पर जीका है। जीका है क्या? जापान इंटरनेशनल कोऑपरेटिव एजेंसी, जापान की कोऑपरेटिव एजेंसी है जिसने हमें इसमें फंडिंग की है। अगली न्यूज है वन व्हीकल वन फास्टैग। वन फास्टैग, देखो पहले लोग क्या कर रहे थे कि एक फास्टैग लिया,
उसी फास्टैग को अलग अलग व्हीकल्स में लगा लेते थे। जैसे मान लो घर में 2-3 गाड़ियां हैं, एक फास्टैग ले लिया, जिस गाड़ी को ड्राइव करना है, जिस गाड़ी को लेकर जाना है उसमें फास्टैग लगा लिया, नेक्स्ट डे किसी दूसरी गाड़ी को लेकर जाना है तो उसमें लगा लिया, या फिर जैसे नॉर्मली डेली रूटीन में जो गाड़ियां यूज करते हैं उसमें फास्टैग की मोस्टली जरूरत नहीं पड़ती। तो इस तरह से लोग कर रहे थे। तो इस चीज को डिस्करेज करने के लिए क्या लेकर आए, वन व्हीकल वन फास्टैग, कि आप एक फास्टैग को अलग अलग व्हीकल्स में यूज नहीं कर सकते। फास्टैग जो टेक्नोलॉजी है ये आरएफआईडी को यूज करती है। आरएफआईडी क्या है, रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन। तो कौन सी वेव्स यूज हो रही हैं, रेडियो वेव्स। आपसे पूछा जा सकता है, यहाँ पे रेडियो की जगह इंफ्रारेड या विजिबल कोई भी वेव्स आपको दे देंगे। तो ये रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन। दूसरा, ये जो फास्टैग होता है ये पैसिव टैग होता है। कैसा टैग होता है, पैसिव। दो टाइप के टैग होते हैं, एक होते पैसिव जैसे फास्टैग, दूसरा एक्टिव। एक्टिव टैग जो होते हैं, आप नॉर्मली शॉपिंग मॉल जाते हैं या किसी ठेले पर कोई चीज खरीदते हैं या फिर आप ट्रैवलिंग कर रहे हैं, उस टाइप किसी टैग को आप स्कैन करते हैं, उस टाइम जो स्कैनिंग करके आप ट्रांसफर कर रहे हैं पैसे, वो वाला जो टैग होता है वो एक्टिव टैग होता है। और फास्टैग में जो यूज होता है ये पैसिव टैग होता है। अगली न्यूज है, ई साक्षी एप्लीकेशन लॉन्च की है। ये ई साक्षी है क्या, संशोधित फंड प्रवाह प्रक्रिया, एमपीलैड के अंदर जो फंड मिलते हैं उनको सही तरीके से प्रवाह उसका हो जाए। तो एमपीलैड है क्या, इसकी फुल फॉर्म है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकल एरिया डेवलपमेंट। लोकल एरिया डेवलपमेंट। ये स्कीम दिसंबर 1993 में शुरू हुई थी। कब शुरू हुई, दिसंबर 1993 में। इसके अंतर्गत 5 करोड़ रुपए का फंड मिलता है 2 किस्तों में, यानी 2.5 करोड़ की 2 किस्तों में ये मिलता है। अब इससे ड्यूरेबल एसेट्स क्रिएट करने होते हैं, ड्यूरेबल एसेट्स क्रिएट हो सके। ये जो फंड होता है ये नॉन लैप्सेबल है, यानी कि ये हर साल 5 करोड़ मिलेंगे। मान लो इस साल 5 करोड़ रुपए ये यूज नहीं हो पाए, तो जो पैसा, जैसे मान लो इस साल 3 करोड़ यूज हुए, 2 करोड़ रुपए बच गए, तो ऐसा नहीं लैप्स हो जाएगा, ये 2 करोड़ आगे वाली जो साल आने वाली है उसमें ऐड हो जाएंगे, यानी नेक्स्ट में कितने मिल जाएंगे, 7 करोड़ मिल जाएंगे। ठीक है, तो नॉन लैप्सेबल है, जो पैसा बचा हुआ है उसको आगे वाले सालों में यूज कर सकते हैं। अब जैसे एमपीज हैं तो लोकसभा के एमपी होते हैं और राज्यसभा के, यानी कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स हैं वो लोकसभा में भी होते हैं और राज्यसभा में भी होते हैं। तो लोकसभा में जो भी मेंबर्स हैं उनको जो 5 करोड़ का फंड मिलेगा ये इन्हें अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में लगाने होंगे, यानी जो इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है उसी कॉन्स्टिट्यूएंसी में इनको खर्च करना होगा। अगर राज्यसभा के मेंबर हैं तो वो पूरे स्टेट में, यानी विद इन द स्टेट किसी भी विधानसभा क्षेत्र, लोकसभा क्षेत्र या राज्यसभा क्षेत्र, यानी उसमें ये खर्च कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि ये नॉमिनेटेड होते हैं, विधानसभा इनको नॉमिनेट करके भेजती है, ये डायरेक्ट नॉमिनेट होते हैं, सॉरी डायरेक्ट इलेक्ट होते हैं और राज्यसभा में नॉमिनेट होते हैं। इसलिए जो लोकसभा के सदस्य हैं वो अपनी ही कॉन्स्टिट्यूएंसी में खर्च करेंगे, राज्यसभा वाले देश में सॉरी स्टेट में कहीं भी कर सकते हैं। और जो नॉमिनेटेड होते हैं, देखो एक तो राज्यसभा के सदस्य इलेक्ट होके जाते हैं विधानसभा से, एक होते हैं नॉमिनेटेड जिनको राष्ट्रपति नॉमिनेट करता है, वो सदस्य क्या करेंगे, कंट्री में कहीं भी इन पैसों को खर्च कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको इंपॉर्टेंट चीजें ये है कि एक 1993 में स्टार्ट हुई, ये जो फंड मिलता है ये नॉन लैप्सेबल होता है, 2 किस्तों में मिलता है 2.5 करोड़ में।
नेक्स्ट है श्रेष्ठ योजना। श्रेष्ठ योजना की फुल फॉर्म है स्कीम फॉर रेजिडेंशियल एजुकेशन इन हाई स्कूल्स इन टारगेटेड एरियाज। बेसिकली ये जो स्कीम है ये एससी जो होते हैं, शेड्यूल्ड कास्ट हैं, उन एरियाज के लिए है जब बच्चे 9th क्लास में होते हैं तब, और एक 11th में, यानी कि 8th क्लास पास करते ही और एक बार 10th क्लास पास करते ही एग्जाम होता है। उस एग्जाम में यानी कि एनईटी का एग्जाम होता है, नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट, इस स्कीम के लिए श्रेष्ठ, आगे एस भी लगा सकते हैं, श्रेष्ठ स्कीम। तो यहाँ पर जो स्कोर आएगा उस स्कोर के बेसिस पर एनुअली लगभग 3000 बच्चों को एडमिशन दिया जाता है टॉप प्राइवेट स्कूल्स में। ठीक है, ये जो इसमें एक कंडीशन होती है कि ये जो एससी के स्टूडेंट्स होते हैं ये वो स्टूडेंट होनी चाहिए जिनकी मैक्सिमम एनुअल इनकम है वो 2.5 लाख से ज्यादा नहीं हो, यानी कम से कम मैक्सिमम 2.5 लाख इनकम होगी, उन्हीं स्टूडेंट्स को इसमें एलिजिबल माना जाएगा। उनके लिए एक टेस्ट होगा, उस टेस्ट के बेसिस पर 3000 लोगों को, बच्चों को सिलेक्ट किया जाता है टॉप प्राइवेट स्कूल्स में। ठीक है, तो ये आपको देखना था। एक इधर छोटी सी और न्यूज है, स्टैचू ऑफ सोशल जस्टिस। स्टैचू ऑफ सोशल जस्टिस नाम की ये दुनिया की सबसे ऊंची अंबेडकर की प्रतिमा है। देखो यहां पर कंफ्यूज नहीं होना है, हमने लास्ट क्लास में कुछ स्टैचूज पढ़े थे, जैसे स्टैचू ऑफ वननेस, स्टैचू ऑफ यूनिटी, स्टैचू ऑफ इक्वालिटी, स्टैचू ऑफ पीस, स्टैचू ऑफ प्रॉस्पेरिटी, स्टैचू ऑफ वेलोर, स्टैचू ऑफ सोशल जस्टिस। ये जितने भी स्टैचूज हैं ये हमारे इंडिया में ही है। अभी जो हम स्टैचू ऑफ इक्वालिटी की बात कर रहे थे वो आउट ऑफ इंडिया है, यानी यूएस में। ठीक है, अब यहाँ पर कंफ्यूजन इसलिए क्रिएट होगा क्योंकि यहाँ पर हमने पढ़ा था कि जो स्टैचू ऑफ इक्वालिटी है वो रामानुज का है, और है कहां पर, हैदराबाद में। लेकिन ये इंडिया की बात हो रही है, आउट ऑफ इंडिया की बात नहीं हो रही। फॉरेन की अगर बात करेंगे वहां पर स्टैचू ऑफ इक्वालिटी पूछा जाएगा तो फिर आंसर हो जाएगा बी आर अंबेडकर। इंडिया में जो बी आर अंबेडकर का स्टैचू है उसको हम बोलते हैं स्टैचू ऑफ सोशल जस्टिस, जो कि विजयवाड़ा में है। बाकी भी मैं आपको रिवाइज करवा देती हूँ। स्टैचू ऑफ वननेस है, शंकराचार्य का है, ओमकारेश्वर में। स्टैचू ऑफ यूनिटी सरदार पटेल का गुजरात में है। स्टैचू ऑफ इक्वालिटी रामानुज हैदराबाद। स्टैचू ऑफ पीस है नाडा प्रभु का, केम्पेगौड़ा कर्नाटक में है। स्टैचू ऑफ पीस जो है वो विजय वल्लभ सूरी है, विजय वल्लभ सूरी पाली में है, राजस्थान में। प्रॉस्पेरिटी है नाडा प्रभु, केम्पेगौड़ा कर्नाटक में। स्टैचू ऑफ वेल्लोर लचित बालफुकरन जोरहट असम में है, और स्टैचू ऑफ सोशल जस्टिस विजयवाड़ा बी आर अंबेडकर का है। ठीक है, इनको रिवाइज करते रहना क्योंकि इन पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है आरोग्य मैत्री, आरोग्य मैत्री सहायता क्यूब के बारे में। देखो ये आरोग्य मैत्री है, ये वर्ल्ड का फर्स्ट मोबाइल हॉस्पिटल है, वर्ल्ड का फर्स्ट मोबाइल हॉस्पिटल है। इसमें 70 क्यूब्स हैं जिनको हम एक साथ जोड़ के क्या बना सकते हैं, एक मोबाइल हॉस्पिटल बना सकते हैं। भीष्म प्रोजेक्ट के तहत ये बनाया गया है। कहां पर डिप्लॉय किया गया है,
अयोध्या में। कहां पर? अयोध्या में। ठीक है, इसमें 200 बेड की सुविधा उपलब्ध है और ये सुविधाएं 48 घंटे तक दी जा सकती हैं। यहाँ पे 48 घंटे की लिमिट इसलिए है, जैसे इसमें मान लो वेंटिलेटर्स भी हैं, ऑक्सीजन की सुविधा भी इनसे प्रोवाइड करवाई जा सकती है, तो उसमें एक स्टोरेज की प्रॉब्लम रहती है, वो बहुत ज्यादा स्टोर मोबाइल हॉस्पिटल्स में नहीं हो सकती है, तो वेंटिलेशन की सुविधा है, ओटी दैट इज ऑपरेशन थिएटर है, तो इस तरह की काफी सारी सुविधाएं इसमें हैं। नेक्स्ट है साइट प्रोग्राम। साइट प्रोग्राम क्या है? स्ट्रेटेजिक इंटरवेंशन फॉर ग्रीन हाइड्रोजन ट्रांजिशन। ग्रीन हाइड्रोजन ट्रांजिशन, देखो 2023 में ग्रीन हाइड्रोजन मिशन जो हम लाए थे, उसी के तहत ये साइट प्रोग्राम है, स्ट्रेटेजिक इंटरवेंशन फॉर ग्रीन हाइड्रोजन ट्रांजिशन। तो इसमें हमें देखना ये है कि नॉर्मली जो 2023 तक हमारे कुछ टारगेट्स हैं ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के, वो टारगेट कौन कौन से हैं? एक टारगेट है 5 MMT, 5 MMT ग्रीन हाइड्रोजन प्रोडक्शन। पहला टारगेट क्या है? 2030 तक है ये सारे टारगेट, 5 MMT। एक आपको और दिखेगा ऐसे ही 50 MMT CO2 अवर्जन। अब यहां पर CO2 एमिशन भी लिख लो साथ में। अब यहां पर कंफ्यूजन क्रिएट होता है, क्योंकि जब ऑप्शन आते हैं तो वो एक जैसे आएंगे, जैसे 5 MMT, 50 MMT, 500 MMT, तो वहां पर कंफ्यूजन हो जाएगा। ये स्टेटमेंट दिया है, आपने जल्दबाजी में स्टेटमेंट पढ़ ली और वहां पर 5 MMT की जगह 50 लिखा हुआ था, आपने ध्यान नहीं दिया, या 50 की जगह 500 लिखा हुआ था, आपने ध्यान नहीं दिया। तो यहाँ पर ये जो दो टारगेट हैं ये सिमिलर टारगेट हैं, तो इनको आप ध्यान से पढ़ें कि 5 MMT है ग्रीन हाइड्रोजन प्रोडक्शन करना है, 50 MMT है जो कार्बन इमिशन होता है उसका अवर्जन। अवर्जन का मतलब होता है अवॉइड करना, कि हम इतने 50 MMT कार्बन प्रोडक्शन इमिशन जो है उसको अवॉइड कर देंगे। कब तक? 2030 तक। ठीक है, इसके अलावा जो टारगेट्स हैं वो हैं, ये भी 2030 तक ही हैं सारे, 8 लाख करोड़, 8 लाख करोड़ इस सेक्टर में हमें इन्वेस्टमेंट करना है, 6 लाख न्यू जॉब्स क्रिएट करनी है। जो फ्यूल हम इंपोर्ट करते हैं, फॉसिल फ्यूल, फॉसिल फ्यूल जो इंपोर्ट करते हैं उस इंपोर्ट में हमें 1 लाख करोड़ की कटौती करनी है। कितनी करनी है? 1 लाख करोड़ की कटौती करनी है 2030 तक। तो ये कुछ फैक्ट्स थे, आपको याद रखने हैं। 5 MMT ग्रीन हाइड्रोजन प्रोडक्शन, 50 MMT कार्बन जो एमिशन है उसको कम करना है, 8 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट करना है, 6 लाख इसमें नई जॉब्स क्रिएट करनी है, और फॉसिल फ्यूल इंपोर्ट जो है उसमें 1 लाख करोड़ रुपए की कटौती करनी है। ठीक है, नेक्स्ट जो न्यूज है वो है वन स्टॉप सेंटर। वन स्टॉप सेंटर ये महिलाओं की सुरक्षा के लिए है, कि किसी भी महिला के साथ या किसी भी लड़की के साथ कोई अवांछनीय घटनाएं होती हैं तो उनको एक ही सेंटर पर, यानी एक ही छत के नीचे, अंडर सिंगल रूफ,
एक ही छत के नीचे ये सारी सुविधाएं मिल जाए, जैसे इमरजेंसी रेस्पॉन्स एंड रेस्क्यू, मेडिकल असिस्टेंट, लीगल एड, मेंटल सपोर्ट है, काउंसलिंग है, शेल्टर है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग है। इसके लिए ये स्टार्ट किया गया था वन स्टॉप सेंटर। नेक्स्ट है नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट। इसकी फुल फॉर्म है ये नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स। ठीक है, एनसीपीसीआर ने गो होम एंड रीयूनाइट घर पोर्टल लॉन्च किया है। गो होम एंड रीयूनाइट, इसके अंतर्गत एक खोया पाया फीचर भी ऐड हुआ है। खोया पाया, जो बच्चे खो जाते हैं उनको वापस अपने परिवार से मिलवाना, या कोई बच्चा खो गया था वो वापस कहीं भी किसी भी पुलिस स्टेशन या फिर कहीं मिला है तो उसको वापस उसी परिवार से मिलवाने के लिए ये एक स्कीम है घर। ठीक है, ये जो स्कीम है एनसीपीसीआर इंस्टेटेड रेस्पॉन्सिबिलिटीज अंडर पॉक्सो एक्ट। अब देखो, एक पॉक्सो एक्ट है जो 2012 में आया और एक राइट टू एजुकेशन एक्ट है 2009 में आया। इन दोनों को ही ये सपोर्ट करता है ताकि सेक्सुअल जो ऑफेंसेस हैं बच्चों के साथ वो कम हो और वो एजुकेशन से जुड़े। ठीक है, तो ये आपको दोनों एक्ट भी ध्यान में रखने हैं कि राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 का है और पॉक्सो एक्ट है वो 2012 का। नेक्स्ट है मेरा गांव मेरी धरोहर। ये मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर का इनिशिएटिव है। ठीक है, एक अभियान शुरू किया गया था मेरा देश मेरी माटी। ठीक है, इससे क्या किया गया, अलग अलग गांवों के जो लोग हैं जो अपने शहरों में रहते हैं या शहरों के लोग कभी गांव गए तो उन्होंने क्या किया, वो गांव से थोड़ी थोड़ी मिट्टी उठाकर लाए हैं, उस मिट्टी से दिल्ली में एक उद्यान विकसित किया जाएगा। ठीक है, तो ये कोई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज नहीं है, लेकिन आपको देख लेना है कि ये किससे रिलेटेड थी और लॉन्च कौन सी मिनिस्ट्री ने किया है, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर। अगली जो न्यूज है वो है वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन अमेंडमेंट बिल 2024। ये राज्यसभा में इंट्रोड्यूस किया गया। वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट 1974 का है। इसमें कुछ अमेंडमेंट्स करने हैं, कुछ ऐसे छोटे छोटे क्रिमिनलाइज चीजें हैं उनको कम करना है, फाइन है वो बढ़ाना है, अपील है वो एनजीटी में की जा सके। इस तरह के काफी सारे इसमें प्रोविजंस हैं जिनको चेंज किया जाना है। तो अभी राज्यसभा में ये पेश किया गया था। ये जो एक्ट है इसके अंतर्गत सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, दो सेक्शन है, सेक्शन 3 एंड सेक्शन 4। सेक्शन 3 के अंदर सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड और सेक्शन 4 के अंदर स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, ये दोनों इस्टेब्लिश किए गए हैं इसी एक्ट के अंतर्गत। लेकिन आपको ध्यान रखना है इनकी जो पावर्स हैं एंड जो फंक्शंस हैं इन बोर्ड्स के वो इस एक्ट से नहीं लिए गए हैं। वो किससे लिए गए हैं, वो एयर जो पॉल्यूशन कंट्रोल एक्ट है 1981 का, उससे लिए गए हैं। यहां पर कुछ आर्टिकल्स हैं जो इससे रिलेटेड है, सेंटर स्टेट से रिलेटेड। आर्टिकल 249, आर्टिकल 250, आर्टिकल 252। देखो जो आर्टिकल 249, अब तीनों में ही क्या है कि पार्लियामेंट है वो स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट्स पर, स्टेट लिस्ट में जो भी सब्जेक्ट है उन सब्जेक्ट्स पर रूल रेगुलेशन बना सकती है। कब कब बना सकती है, किन परिस्थितियों में बता सकती है, वो दिया हुआ है आर्टिकल 252, 249 और 250। अब 249 है जब दो या दो से ज्यादा स्टेट
मिलकर ऐसे रिक्वेस्ट करें कि हमारे लिए एक कानून बना दिया जाए, तो उस स्थिति में पार्लियामेंट क्या कर सकती है, कानून बना सकती है। 250 में क्या है, कोई नेशनल इंटरेस्ट का विषय है तो उस पर भी क्या कर सकती है, पार्लियामेंट रूल रेगुलेशन बना सकती है। और 252 में है कि इमरजेंसी के टाइम पार्लियामेंट के पास ये पावर होती है कि वो स्टेट सब्जेक्ट की स्टेट लिस्ट के जो सब्जेक्ट्स हैं उनके ऊपर रूल बना सके। तो ये आर्टिकल्स हैं, काफी इंपॉर्टेंट हैं, आप इनको देख लें। प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र, ये जेनेरिक मेडिकल जो मेडिसिन होती हैं उनको उनको बढ़ावा देने के लिए है। जेनेरिक मेडिसिन क्या होती हैं, जो नॉर्मली ब्रांडेड मेडिसिन है उन्हीं को अफोर्डेबल प्राइस पे, यानी कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं वो सेम रहते हैं, थोड़ा लो क्वालिटी हो जाती है प्रोडक्शन वाइज, ठीक है। तो जो ब्रांडेड है उनसे सस्ते दामों पर ये मिल जाती हैं। इसके लिए ये जो जन औषधि केंद्र है ये खोले गए हैं ताकि जो गरीब लोग हैं जिनकी इनकम है वो बहुत कम है, उनको भी एक अच्छी क्वालिटी की मेडिकल सुविधाएं है वो मिल सके। ये फार्मास्यूटिकल विभाग द्वारा नवंबर 2008 में लॉन्च की गई थी। अगली न्यूज है, श्री धर्मेंद्र प्रधान ने EDCIL विद्यांजलि छात्रवृत्ति कार्यक्रम लॉन्च किया। ये नवोदय विद्यालय में ये विद्यांजलि छात्रवृत्ति है। नवोदय विद्यालय होते हैं जिनमें एडमिशन है वो 6th क्लास से स्टार्ट होता है। 2 बार एडमिशन होते हैं, या तो 5th पास करने के बाद जब आप 6th क्लास में एंटर होते हैं तब होता है, या फिर 8th क्लास पास करने के बाद जब आप 9th में एंटर होते हैं तब। 2 बार इसमें एडमिशन की पॉसिबिलिटीज रहती है। आप 5th क्लास के बाद 6th में एडमिशन ले सकते हैं, उसके बाद 8th क्लास में जो एग्जाम होता है उसके थ्रू 9th में एडमिशन ले सकते हैं। जवाहर नवोदय जो विद्यालय होते हैं, तो इनकी जो हायर एजुकेशन है, हायर एजुकेशन के लिए इसमें 11th और 12th के बच्चे शामिल होते हैं। इनके लिए ये चलाई गई है ताकि ये अपनी हायर एजुकेशन परस्यू कर सके। तो उसके लिए कौन सी स्कीम है, विद्यांजलि छात्रवृत्ति। ये जो EDCIL है ये एक PSU है जिसको मिनी रत्ना का दर्जा मिला हुआ है, ठीक है। अगली न्यूज है किलकारी कार्यक्रम। ये मेनली गर्भवती महिलाओं और माताओं के लिए है, इनके स्वास्थ्य के लिए। और दूसरा है मोबाइल अकादमी, ये दोनों एक दूसरे से इंटरलिंक्ड है। ये आशा वर्कर्स के लिए है। एक्रेडिटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट जो होती हैं उनके लिए है, और ये गर्भवती महिलाओं और जो धात्री महिलाएं होती हैं उनके लिए। इसमें होता क्या है कि जो अकादमी वाला है मोबाइल अकादमी, इसमें तो जो आशा वर्कर्स होती हैं उनको ऑडियो वीडियो कॉल के द्वारा ट्रेनिंग दी जाती है ताकि वो इससे जो संबंधित देखभाल है उसकी ट्रेनिंग ले सके और फिर ये गांव की महिलाओं को वैसी ही चीजें बता सके। या फिर जो किलकारी कार्यक्रम है इसमें क्या हो जाता है, महिलाओं को ऑडियो मैसेजेस के थ्रू संदेश दिया जाता है कि आपको क्या करना है, बच्चे को दूध कैसे पिलाना चाहिए, कितनी देर बाद पिलाना चाहिए, आपको कौन कौन सा पोषण लेना चाहिए, बच्चे को पानी पिलाना कितने दिन बाद शुरू करना चाहिए। इससे रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो ऑडियो मैसेज के थ्रू दी जाती हैं। टाइम बाउंड होती हैं कि कितने टाइम बाद कौन सा ऑडियो मैसेज उनके पास जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है, कैबिनेट ने प्रधानमंत्री मत्स्य किसान समृद्धि सह योजना को मंजूरी दी। ये जो किसान समृद्धि सह योजना है ये PMKSY प्रधानमंत्री कृषि संपदा योजना, इसकी सब स्कीम है ये किसान समृद्धि सह योजना। ये बजट आपको याद नहीं रखना है, बस आप इसका वित्त वर्ष याद रख ले, 2023-24 से 26-27 के लिए 4 वर्ष के लिए ये चालू है। और इसका जो वित्त पोषण है ये 50% प्राइवेट सेक्टर से और 50% है वो पब्लिक सेक्टर का होगा, ठीक है।
अगली न्यूज है पीएम सूर्य घर योजना या राष्ट्रीय सौर ऊर्जा मिशन भी इसी से रिलेटेड है, जो कि 2010 में स्टार्ट किया गया था भारत को एक सोलर एनर्जी में ग्लोबल लीडर बनाने के लिए। ठीक है, तो ये पीएम सूर्य घर है, इसके अंतर्गत 300 यूनिट प्रति माह, यानी हर महीने 300 यूनिट तक बिजली है वो फ्री दी जाएगी। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में हम मिलेंगे जिसमें पार्ट 2 में भी हम स्कीम्स ही करने वाले हैं। तब तक आपको पढ़ते रहना है, रिवाइज करते रहना है। थैंक यू।